गुड मॉर्निंग। कल कहाँ तक एक्सप्लेन किया था? मॉनसून ब्रेक किया था शायद, रिट्रीटिंग मॉनसून किया था क्या? मॉनसून का प्रत्यावर्तन तो एक्सप्लेन नहीं किया है। अब देखो मॉनसून का प्रत्यावर्तन कैसे होता है। तो एक इंडिया का मैप आप भी बनाओ। और इस मैप में मॉनसून का प्रत्यावर्तन दर्शाना है। तो हम लोग देखो यहाँ पे ये है हमारा समर टाइम, ग्रीष्मकालीन। ग्रीष्म कैसे होता है यार? ग्रीष्म ये हमारा है समर टाइम सब ट्रॉपिकल जेट, उपोष्ण कटिबंधीय जेट, जो ग्रीष्म काल में कुनलून शान पर अवस्थित होता है। इसका लोकेशन कहाँ है? ये कुनलून शान के आसपास में, लगभग ये 35 डिग्री से 38 डिग्री नॉर्थ पर ये लोकेटेड होता है कुनलून शान पे। ये तो ग्रीष्मकालीन दशा है इस जेट की। और जैसे ही सूर्य दक्षिणायन होगा और ITCZ दक्षिण की ओर विस्थापित हो जाती है, ये मान लो ITCZ है, ये ITCZ दक्षिण की ओर विस्थापित हो गई है ना? तो ITCZ के दक्षिण की ओर विस्थापन, इसका कारण क्या है कि सूर्य का भी दक्षिणायन होना। सूर्य दक्षिणायन हुआ, ITCZ दक्षिण की ओर विस्थापित हो गई। तो जैसे ही दक्षिण की ओर ITCZ विस्थापित होती है, तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रभाव ये होता है कि जो तिब्बत पे जो लो प्रेशर बना हुआ है, वो लो प्रेशर खत्म हो जाएगा। और लो प्रेशर के खत्म होने से ऊपर में जो प्रतिचक्रवातीय संचरण था तिब्बत के पठार के ऊपर में, वो प्रतिचक्रवातीय संचरण भी खत्म हो गया। उसके खत्म होने से क्या हुआ कि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट खत्म हो गया। अब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट के खत्म होने से क्या होगा कि सोमालिया पर जो हाई प्रेशर था वो खत्म हो गया, सोमालियन हाई प्रेशर खत्म हो गया। और सोमालिया के पास कोल्ड अपवेलिंग बंद हो जाएगा, सोमालिया के पास कोल्ड करंट बंद हो जाएगा। सारे इवेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जिसको हमने बिल्कुल एक तार की तरह आपको समझाया है। आप इसको फिर से सुनिए कि जैसे ही सूर्य दक्षिणायन होगा तो ITCZ भी दक्षिण की ओर शिफ्ट करने लगेगी, पहली घटना है। दूसरी घटना क्या है कि सूर्य के दक्षिणायन होने से तिब्बत के पठार का निम्न दाब खत्म हो जाएगा। तो ऊपर में जो उसका प्रतिचक्रवातीय प्रवाह था वो खत्म हो गया। उसका प्रभाव क्या होगा? पूर्वी जेट खत्म हो गया। पूर्वी जेट के खत्म होने से क्या होगा? सोमालिया पे उच्च दाब की जगह अब निम्न दाब जैसी दशाएं बनने लगेगी, उच्च दाब खत्म होने लगेगा। सोमालियन कोल्ड करंट, कोल्ड अपवेलिंग सिस्टम सब खत्म हो जाएगा, सबका अपना लिंकेजेस है। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है वो ये है कि सब ट्रॉपिकल जेट सूर्य के दक्षिणायन होने से सारा सेल, सारी दाब पेटियां दक्षिण की ओर शिफ्ट होती है। ये मैंने कई बार समझाया हुआ है, आज समझाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी जो नए लोग हैं वो इतना समझें कि सूर्य जहां भी लंबवत होता है विषुवतीय निम्न दाब उधर ही बनता है। तो सूर्य यदि ऊपर की ओर आया, उत्तरायण हुआ, तो निम्न दाब पेटी ऊपर खिसकता है। और सूर्य दक्षिणायन हुआ तो निम्न दाब, विषुवतीय निम्न दाब पेटी नीचे की ओर खिसक जाता है। जब विषुवतीय निम्न दाब पेटी नीचे खिसका हुआ है तो हैडली सेल वगैरह सब नीचे खिसक जाएगा। और जब हैडली सेल नीचे खिसक जाएगा तो हैडली सेल की वायु जो सब ट्रॉपिकल जेट बन जाती है वह भी नीचे की ओर इस तरह से खिसक जाती है। यानी ये हो गया तुम्हारा विंटर टाइम, विंटर टाइम सब ट्रॉपिकल जेट। लेकिन
हिमालय की जो ऊंचाइयां हैं, हिमालय की शिखरें तो 9 किलोमीटर तक ऊंची हैं, तो इस जेट को ये 2 भाग में बांट देता है। इस जेट का द्विभाजन हो जाता है। ये देखो, यहां से ये, यहीं से ये द्विभाजन हो जाएगा। हालांकि ये जेट आगे जाकर के फिर इस तरह से मिल जाएगा, लेकिन हिमालय वाले भाग में इसका द्विभाजन हो जाएगा। ध्यान से देखो, देखने में डायग्राम से ही अंडरस्टैंडिंग बनता है। तो ये जो जेट है, इसका एक धारा, एक स्ट्रीम तो तिब्बत के पठार पर है, लेकिन जो दूसरा स्ट्रीम है वो राजस्थान के ऊपर गर्त बनाते हुए फिर असम और गंगा के मैदान से जाकर के ये इस तरह से मिल जाती है। अब चूंकि इस जेट का एक लिंब, एक शाखा राजस्थान के ऊपर में गर्त बना रही है, तो जेट के गर्त के नीचे उच्च दाब बनता है। ये मैंने आपको सभी लोगों को कई बार समझा दिया है। तो ये बेसिकली हाई प्रेशर यहां बनेगा राजस्थान में। लो, ये पूरे इसको ऐसे ही कर देते हैं। तो राजस्थान में यहां क्या बना? हाई प्रेशर। अब देखिए इसको ध्यान से, यहां मैंने ब्लू कलर से हाई प्रेशर लिख दिया। और हाई प्रेशर जब होगा तो इस हाई प्रेशर से इस तरह से पवन एंटी साइक्लोनिक मूवमेंट के साथ चारों तरफ निकलने लगती है ग्राउंड पर। आप इसको समझो कि ये जो जेट है हमारा, जेट का हम क्या करें, कलर कैसे दिखाएं? येलो दिखाया है तो अब येलो में अच्छे से दिखा देते हैं। ये जो हमारा जेट है, येलो लाइन जेट को दिखा रहा है, देख लो ये। तो ये जो हमारा जेट है, इस जेट के नीचे हाई प्रेशर बना हुआ है। ब्लू लाइन से एंटी साइक्लोनिक विंड को दिखाया जा रहा है, और ये ब्लू लाइन से जो ये विंड्स इधर चल रहे हैं ना, ये जो विंड्स इधर चल रहे हैं, ये जो विंड्स इधर चलने लगे, इधर जो ये विंड्स चलने लगे, ये जो ब्लू लाइन से ये जो विंड सब चल रहा है, यही है रिट्रीटिंग मॉनसून। मॉनसून का प्रत्यावर्तन राजस्थान से क्यों शुरू होता है आपके सामने स्पष्ट है, आप इसको ध्यान से देखिए। और मॉनसून का प्रत्यावर्तन समझिए, लेकिन ये जो प्रत्यावर्तन है ये है 1 सितंबर टू, यहाँ पर 1 सितंबर से लेकर के ये यहाँ इस भाग में पहुँचते पहुँचते ये नवंबर के मंथ में 30 नवंबर तक ये बंगाल की खाड़ी पर पहुँचती है। अब बंगाल की खाड़ी पे पहुँचने के बाद 2 घटनाएं हैं। पहली घटना है कि ये जो ITCZ है, इसमें तो ITCZ में तो इस तरह से व्यापारिक पवन जाएगी ही जाएगी ना। ITCZ में तो व्यापारिक पवन का प्रवेश है ही। तो व्यापारिक पवनें जो ग्रीष्म काल में अनुपस्थित हो गई थी, वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन चलने लगता है। और ये जो विंड आया है सब कॉन्टिनेंट से निकल करके, ये विंड भी चलना शुरू करेगा। और ये कोरियोलिस प्रभाव से देखो ये दाहिनी तरफ विस्थापित होकर के ये क्या होगा कि इस भाग में वर्षण उत्पन्न करेगा, इस पूरे भाग में वर्षण उत्पन्न करेगा। और ये भी जाकर के अंत में इसी SITCZ में इसको भी मिल जाना है। तो ये जो है ना ब्लू लाइन से जो दिखाया जा रहा है, यही आपका है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। यही तुम्हारा है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। और ये पूरी प्रक्रिया जो है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून का टाइम होगा ये मार्च, यहाँ शुरू हो जाता है दिसंबर से, दिसंबर का नॉर्थ ईस्ट मॉनसून मार्च तक अंदर। अब मुझे ये बताओ कितने लोग समझ गए सब ट्रॉपिकल जेट का क्या रोल है।
इस रोल को कितने लोगों ने समझा? पोल की तरफ सभी साइक्लोन इसलिए मुड़ते हैं क्योंकि सब में एक ही प्रकार से कोरियोलिस कार्य करेगा। कोई भी साइक्लोन हो उत्तरी गोलार्ध में, उसमें डिफ्लेक्शन तो एक ही दिशा में होगा ना, कहीं से कहीं ले जाओगे डिफ्लेक्शन तो एक ही दिशा में होगा, राइटवर्ड डिफ्लेक्शन ही होना है। तो बलाघूर्ण सब में एक ही जैसा मिलता है। जो साइक्लोन का रोटेशन है वो सबका एक ही दिशा में रहता है, चाहे पूरब से पश्चिम जाए, पश्चिम से पूरब जाए, उसका रोटेशन एक ही तरह से रहेगा। तो उस दशा में वो सबका टेंडेंसी होता है कि धीरे धीरे करके रिकर्विंग करेगा वो पोल की तरफ। रिकर्विंग मैंने एक बताया हुआ है आप लोगों को ट्रॉपिकल साइक्लोन को पढ़ाने के क्रम में, रिकर्विंग वाला जरूर देखिए। यह मानसून का प्रत्यावर्तन। यहाँ की इंपॉर्टेंट बात यह भी समझनी है आपको कि नॉर्थ ईस्ट मानसून दिसंबर में शुरू होता है, 1 दिसंबर के बाद ही शुरू होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। और साउथ वेस्ट मानसून कोलकाता के पास 7 जून को कोलकाता के पास वो अटैक करता है। 7 दिन लेट होता है मालाबार के तट पर जो मानसून के फटने की परिघटना होगी उससे, यानी बे ऑफ बंगाल क्रॉस करने में मानसून को लगभग 7 दिन का समय लग रहा है, फिर वो कोलकाता को हिट करता है। वीडियो को दोबारा देखने का ऑप्शन है आपके पास। एक बार फिर से बता देते हैं, कुछ लोगों का रिक्वेस्ट आया है। मॉनसून का प्रत्यावर्तन राजस्थान से शुरू होता है, 1 सितंबर से शुरू होता है। राजस्थान में लेट अराइवल ऑफ मॉनसून एंड अर्ली डिपार्चर, यह भी एक कारण है कम वर्षा का। एक सितंबर को प्रत्यावर्तन क्यों होता है, उसका कारण है 23 सितंबर को सूर्य कहाँ होगा, विषुवत पर। इसका मतलब है कि 1 सितंबर को सूर्य कहीं न कहीं दक्षिणी भारत के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। तो ITCZ भी गंगा के मैदान को छोड़ करके दक्षिणी भारत की तरफ, महाराष्ट्र के पठार की तरफ शिफ्ट हो रही है। थोड़ा सा सूर्य से पीछे रहेगा ITCZ, लेकिन महाराष्ट्र के पठार नर्मदा से साउथ हो जाती है ITCZ। गंगा का मैदान ITCZ और निम्न दाब केंद्र जितने भी बने हुए थे सारे के सारे खत्म हो गए गंगा के मैदान पर। तिब्बत के पठार का हाल देखिए, तो सूर्य के दक्षिणायन होने से तिब्बत के पठार पर भी जो उष्मा केंद्र बना हुआ था, ताप केंद्र बना हुआ था, वो भी खत्म होगा। तो तिब्बत के पठार का निम्न दाब खत्म होना, तिब्बत के पठार के ऊपर का प्रतिचक्रवात का खत्म होना, प्रतिचक्रवात का ही एक अंग था ना हमारा पूर्वी जेट, जो ग्रीष्मकालीन पूर्वी जेट था, तो वो भी खत्म होगा।
कुल मिलाकर के दशाएं ऐसी बन रही है कि तिब्बत के पठार और पूर्वी जेट, ये सारे ITCZ, ये सब कुछ उत्तरी भाग से खत्म हो गया है। अब सब ट्रॉपिकल जेट, जो कि हैडली सेल का एक भाग होता है या हैडली और फेरल सेल के बीच का एक सर्कुलेशन है, तो चूंकि हैडली सेल ट्रॉपिकल सेल है और सूर्य के दक्षिणायन होने से सारा दाब, बेटी, हैडली सेल सब कुछ तो दक्षिण की ओर शिफ्ट हो रहा है, विषुवत की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो इस कारण से सब ट्रॉपिकल जेट भी सूर्य के दक्षिणायन होने से दक्षिण की ओर शिफ्ट हो जाएगा और शिफ्ट होकर के हिमालय के ऊपर अवस्थित हो जाता है। हिमालय की ऊंचाइयों के कारण इस जेट की दो शाखाएं बनती है। दक्षिणी शाखा हिंद महासागर, गंगा के मैदान के ऊपर में है, और इस शाखा का जो गर्त जेट में होता है ना, गर्त और श्रृंग ऐसे बनता है। तो इसका जो गर्त है वो बन जाता है राजस्थान के ऊपर। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है यहीं पे बनता है। पहले यहां थर्मल लो था, अब यहां गर्त बनता है। फिर यहां पर उच्च दाब बन जाएगा राजस्थान पे, हरियाणा में, थार में, और उच्च दाब बनने से वायु का बाह्य प्रवाह बनेगा। तो ये जो बाह्य प्रवाह बन रहा है यही तो प्रत्यावर्तन है मॉनसून का। राजस्थान में जो उच्च दाब बना, प्रति चक्रवात बना, उससे जो वायु वापस लौट रही है यही है। और यही वायु, यही पवनें कई बार मॉइस्चर को ग्रहण कर लेती हैं। अभी तो ग्रीष्म काल में अधिक वर्षा हुई थी ना साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा, तो मृदा में जल था, उसी मॉइस्चर को पिक करके, जो मैंने बताया था कि हथिया नक्षत्र में वर्षा होती है पूर्वी भारत में चावल के लिए, दुर्गा पूजा, ये सब जो मैंने बताया था, तो रिट्रीटिंग मानसून है वो। फिर वो रिट्रीटिंग मानसून जब बंगाल की खाड़ी के ऊपर आ जाता है तो यहाँ पर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रचलित हो चुकी हैं, प्लस कोरियोलिस बल भी काम करेगा। कुल मिलाकर के प्रत्यावर्तित मानसून पवनें राइटवर्ड मुड़ते हुए उत्तर पूर्वी हो जाती हैं, और उत्तर पूर्वी होकर के ये कोरोमंडल के तट पर तिर्यक होंगी, ट्रांसवर्स होंगी, अनुप्रस्थ होंगी। परिणाम ये होगा कि इन पवनों के द्वारा वर्षा कोरोमंडल तट पर, तमिलनाडु हिल्स में, नीलगिरी में भी कुछ, पालनी हिल्स में, इस पूरे क्षेत्र में वर्षा होने लगेगी शीतकालीन। यही है मॉनसून का प्रत्यावर्तन और सब ट्रॉपिकल जेट का रोल। अब मुझे लिख करके बताओ कि समझ में आया या नहीं। दीपक का एसएमएस आ गया, समझ गया सर। यस सर। भवानी मोदी, ओके, डायग्राम भी बन गया होगा।
अब हम लोग चलते हैं पछुआ विक्षोभ के ऊपर। तो पछुआ विक्षोभ के ऊपर अगर बहुत शांति से सुनोगे, 2 चरण में समझाएंगे। पहला कहानी के रूप में, दूसरा डायग्राम बना करके। कहानी पहले कह देते हैं। भूमध्य सागर याद आ रहा है, ब्लैक सी का लोकेशन याद आया, कैस्पियन सी, तीस डिग्री अक्षांश दिख रहा है, 25 से 30 डिग्री अक्षांश दिख रहा है। ओके, फिर वही 25 डिग्री अक्षांश भारत में कहाँ पर है, 25-30 डिग्री अक्षांश भारत में कहाँ पर है, ये भी दिखना चाहिए। जेट की दशा कैसी है ये समझने की कोशिश करो। जेट का द्विभाजन हो गया है, पछुआ विक्षोभ को यही जेट लाएगा। जेट क्या है? ऊपरी वायु का संचरण, पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। पूर्वी जेट एक अपवाद है। पूर्वी जेट जो आपने देखा एक एक्सेप्शन है। कॉन्सेंट्रेट करते रहिए। ये जो सब ट्रॉपिकल जेट है, ये ग्लोबल जेट है, वैश्विक है। ग्लोबल है, वैश्विक है। ओके, एक दो लोकेशन और समझना है। भूमध्य सागर के उत्तर में क्या है, लिख करके भेजो। दक्षिण में कौन सी मरुभूमि है? सहारा की गर्म वायु राशि कहां मिलेगी? यूरोपियन ठंडी वायु राशि कहां बनेगी? दोनों का मिश्रण एवं टेम्परेट साइक्लोन कैसे बनेगा, अब आपको दिखाते हैं। लोकेशंस और ये सब तो आपने देखा और समझा। देखो, ये हमारा अफ्रीका है,
ये देखो ब्लैक सी हमने बनाया है। ये इंडिया, यूरोप से सी कोल्ड एयर, सहारा से डब्लू वार्म एयर। ये दोनों एयर जब यहां पे मिलता है तो यहां पर एक प्रकार का क्या बनाएगा ये, बताओ क्या था ये, टेम्परेट साइक्लोन। इस तरह से टेम्परेट साइक्लोन का निर्माण होता है। इस टेम्परेट साइक्लोन में दो फ्रंट होते हैं। जो लोग नए हैं वो ये ध्यान रखो कि टेम्परेट साइक्लोन का स्ट्रक्चर है ये। तो इसमें जो ये दो लाइन है ना, ये एक्चुअली फ्रंट्स है, वाताग्र है, यानी कि यहाँ गर्म वायु है, यहाँ पर कूल वायु है, यहाँ पर कोल्ड वायु है। तो गर्म वायु दोनों तरफ ठंडी वायु से मिश्रित हो रही है। इधर से भी ऐसे है, देखो वायु का संचरण है। और ये वार्म वायु है। तो वार्म वायु जब अंदर घुसती है कोल्ड के सेक्टर में, और कोल्ड वार्म के सेक्टर में, तब ये जो भाग है ना एक्स और वाई, ये दोनों फ्रंट है। ये कोल्ड फ्रंट है, ये वार्म फ्रंट है। तुम याद रखो कि वर्षण का जो क्षेत्र है इसी तरह से होता है। अब यही कहलाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, क्योंकि पश्चिम से आता है। शीतकाल में 1 दिसंबर के बाद सूर्य दक्षिणायन हो गया, तो पछुआ पवनें भी दक्षिण की ओर शिफ्ट हो गई। तो ये जब भी बनता है, और ऊपर में तो भाई हमारा जेट है ही। कौन सा जेट है ये है हमारा सब ट्रॉपिकल जेट। तो ये ऊपर में तो ये हमारा जेट का फ्लो है ही, है ना। तो ऊपर में ये सब ट्रॉपिकल जेट, और नीचे में ये जो पछुआ पवनें हैं, यही इस साइक्लोन को ड्राइव करती है भारत की तरफ। अब भारत में देखो आकर के, कि भारत में इस तरह से ये मान लो प्रवेश कर गया है। तो ये क्या है उसका, ये तो उसका वर्षा वाला बेल्ट है ना। यहाँ पर कोल्ड एयर है, शीतलहर चलाएगा, यहाँ पर आगे आगे कूल एयर है। तो इस तरह से ये प्रगति करता है, इस तरह से ये संचरित होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में जहाँ ठंडी और गर्म वायु मिल रही है, वहाँ पर वर्षा की संभावना है। तो यही है तुम्हारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जो यहाँ पे निर्माण होगा और भारत की तरफ ये ट्रैवल करते रहता है। आगे जाएगा, असम जाएगा, इंडो चाइना जाएगा, लेकिन जाते जाते सूख जाता है। पटना तक ये वर्षा कर लेता है 5 सेंटीमीटर, ताकि वहां तक रबी क्रॉपिंग हो सके। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस तभी समझ में आएगा जब टेम्परेट साइक्लोन का हमारा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ोगे। ओके गाइज, ये अगर हो जाए तो बताना। अब कई बार क्या होता है ना कि सबसे अधिक वर्षा होती है पछुआ विक्षोभ में, उसके सेंटर पे। तो यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा है, जो हमने गोल वाला एरिया कर दिया है, यहीं पे सबसे अधिक वर्षा होती है। लेकिन पछुआ विक्षोभ का जो ये फ्रंटल पार्ट है, ये मध्य प्रदेश तक भी
फैला रह सकता है। तो मध्य प्रदेश में भी वर्षा हो सकती है, वहां भी शीतलहर जा सकती है। ये कोई ऐसा छोटा सिस्टम नहीं है कि हिमालय के ऊपर ऊपर चला गया, पूरे गंजेटिक प्लेन को ये स्वीप कर रही है और महीने में 2 से 3 4 तक आ सकती है बन करके। डिपेंड करता है कि भूमध्य सागर पर कितना बना, तो ये मिनिमम कम से कम 3 4 तो बन ही जाता है। कुछ लोग पूछता है कई बार कि सर मध्य प्रदेश में गेहूं पे पाला कैसे पड़ता है, तो वो भी पछुआ विक्षोभ का प्रकोप रहता है। वीट क्रॉप में जो फ्रॉस्ट आता है, बल्कि आप इसको लिख भी लो, फ्रॉस्ट रबी क्रॉप पे, वीट क्रॉप पे जो आता है, उसका कारण पछुआ विक्षोभ हो सकता है। 7-8 दिन तक शीतलहर का चलना, ऑलराइट। प्री मॉनसून शावर तो मैंने बता ही दिया था, थर्मल इक्वेटर का वो थंडर स्टॉर्म्स का बनना, थंडर स्टॉर्म्स का स्टेजेस होना। अब आप लिखिए, भारत में औसत वार्षिक वर्षा भारत में औसत वार्षिक वर्षा दूसरा डिस्कशन पॉइंट हमारा होगा 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा भारतीयों के भाग्य का निर्धारक है। भारतीयों के भाग्य का निर्धारक है। एक्सप्लेन, सिद्ध करें। तीसरा लिखो, भारत में वर्षा का वितरण एवं वनस्पति का स्वरूप वर्षा का वितरण एवं वनस्पति का स्वरूप।
एक इंडिया का मैप बनाइए और यार ये थोड़ा मैप हमारा बड़ा बन गया। रुको, छोटा ही मैप बनाते हैं। अब देखो, ये जो 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है, इसको सबसे पहले ड्रॉ किया जाता है। तो ये जो भाग हमने आपको येलो डॉट के साथ दिखाया, ये पूरा भाग 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। अब इन क्षेत्रों को कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी सीखना होगा। तो सबसे पहले आप सीखो कि जो क्रेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट का जो श्रृंग है वही 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा को दर्शाता है। समझ गए? तो यहाँ तमिलनाडु के तट पे क्या करना है कि 300 किलोमीटर की गहराई रेखा को लेना है। 300 किलोमीटर तट से अंदर आ जाओगे तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर का लाइन खींच सकते हो। इस लाइन को खींचना चाहते हो तो ये है तुम्हारा जम्मू, ये पॉइंट ये है तुम्हारा इस शिवालिक, जम्मू हिल्स, शिवालिक हिल्स। ये तुम्हारा इलाहाबाद से नीचे टर्न करो, ये है तुम्हारा सोन रिवर, ये तुम्हारा अमरकंटक, डी है तुम्हारा दंडकारण्य, एम है तुम्हारा मैकाल। तो ये 100 सेंटीमीटर की रेखा कहाँ से निकल रही है इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तमिलनाडु वाला है 300 किलोमीटर अंदर की ओर, ये है पश्चिमी घाट का श्रृंग, और ये मैंने आपको जम्मू, शिवालिक, इलाहाबाद, सोन रिवर, अमरकंटक, मैकाल, दंडकारण्य, इससे ये लाइन को निकालना है 100 सेंटीमीटर वाले को। तो ये जो डॉटेड एरिया है ये है 100 प्लस, और ये जो ब्लैंक एरिया है ये है 100 माइनस रेनफॉल सेंटीमीटर में, है ना। अब दोनों में
हम लोग तुलना करते हैं और दोनों के सिग्निफिकेंस को समझते हैं, फिर बाकी का मैप ड्रॉ करेंगे। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये सीखने के हिसाब से। आप इसमें मैप बना लो तो जल्दी से यस लिखो, फिर कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। हो गया? तो अब ये बताओ इसमें फ्लड प्रोन, बाढ़ प्रभावित कौन सा होगा, सूखा प्रभावित कौन सा होगा? लिख करके बताओ। बाढ़ प्रभावित, सूखा प्रभावित। हंड्रेड प्लस में क्या होगा? बाढ़ प्रभावित, 100 माइनस सूखा प्रभावित। सिंपल सा है। सेकेंड, राइस बेल्ट कौन सा होगा और व्हीट एंड मिलेट बेल्ट कौन सा होगा? गेहूं और मोटे अनाज। 100 माइनस, कोई कष्ट? ठीक है, मोस्टली सबका ठीक है। व्हीट बेल्ट 100 से कम वाले में होगा मिलेट और व्हीट। मैंने तो ये भी बताया था कि इंसान हमारे संस्कृति का बहुत बड़ा निर्धारक है मॉनसून रेनफॉल, और 100 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा को, समवर्षा रेखा को तो इट फिक्सेस द डेस्टिनी ऑफ मेनी मिलियंस इन इंडिया। ऐसा विद्वान लोग लिखते हैं कि करोड़ों भारतीयों का, लाखों भारतीयों के भाग्य का निर्धारक होता है ये।
कौन क्या खाएगा, कैसे रहेगा, क्या प्राकृतिक आपदा होगी। तीसरा बताओ, मॉइस्ट वेजिटेशन, ड्राई वेजिटेशन, वनस्पति के आधार पर क्या होगा। ड्राई वेजिटेशन किधर होगा? ड्राई वेजिटेशन ज्योग्राफी अपने भौतिक भूगोल जब खत्म होने लगता है ना, तब मानव भूगोल में उसका बहुधा प्रयोग है। ओके, फिर है वेजिटेशन हो गया। वेजिटेशन के बाद आप बताओ सॉइल प्रोडक्टिविटी किधर ज्यादा होगा। सॉइल प्रोडक्टिविटी किधर ज्यादा होगा? 100+ सॉइल प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है। पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन किधर ज्यादा है? जिधर मृदा की उर्वरता होगी, जनसंख्या वहीं भागेगी। 4000 साल तक पूरे भारत से माइग्रेशन यूपी बिहार के मैदान पर होता रहा है। महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण्स का गांव मिलता है, वहां जाकर के वो चितपवनिया बावन कहलाने लगते हैं। पटना के पास उनका एक स्टेट भी था। मारवाड़ी दूसरा उदाहरण होगा कि छोटे छोटे शहर में भी, यूपी बिहार के शहर में भी मारवाड़ी पाए जाते हैं। सब कम्युनिटी से कंसंट्रेशन मिलता है। तो जमीन जब उपजाऊ रहती है, जल होता है, पानी होता है, तो आकर्षित करता है कम्युनिटीज को। ये एग्रीकल्चरल सोसाइटी में ऐसा होता है। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा, तब ग्रामीण टू नगरीय प्रवसन शुरू होगा, और तब बड़े बड़े बंदरगाह, बड़े बड़े औद्योगिक केंद्र, वहां पे माइग्रेशन शुरू होता है। जैसे अभी यूपी बिहार माइग्रेशन देता है, लेता नहीं है। वर्क फोर्स वहां से माइग्रेट करती है। नेक्स्ट बताओ, व्हाइट रेवोल्यूशन कहां होना चाहिए? 100+ में या 100- में? व्हाइट रेवोल्यूशन लिख करके बताओ ना। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन का बड़ा केंद्र बनेगा 100+ नहीं बनेगा। कल इंग्लिश मीडियम में भी यही लड़का सब शुरू कर दिया था, सब लिखना शुरू कर दिया कि ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन ये सब होगा 100+ में। नहीं, बिल्कुल नहीं। 100+ में तो ग्रेन रेवोल्यूशन होगा, ग्रेन फार्मिंग होगा, अन्न कृषि होगा। वहां गेहूं, चावल, मक्का, सुगरकेन ये सब कर लो ना। और ड्राईलैंड एरिया जो होता है, वहां पे पास्चर लैंड होता है, वहां आप खेती नहीं कर सकते बहुत ज्यादा। वर्ष में 2-3 फसल नहीं कर सकते हैं, बड़ी मुश्किल से एक फसल करोगे। दूसरे फसल में बकरियों को ले जाओगे, गाय भैंस ले जाओगे वहां पे। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन का सेंटर 100- होगा। ब्रेन लगाओ। अब अगला है डिस्कशन, सब लिखते रहना है। अभी बताओ
कि रेड रिवॉल्यूशन किधर होगा। रेड रिवॉल्यूशन का मतलब यहां हमारा है टमाटर से नहीं, टमाटर से भी है, चलो रेड रिवॉल्यूशन में टमाटर को भी ले लिया, मेनली मटन से है, मीट मांस। पिंक रिवॉल्यूशन, रेड रिवॉल्यूशन, ये भी 100 माइनस के एरिया में होगा जहां पास्चर लैंड्स हैं। और एक अंतिम बताओ, जैसे ही सिविलाइजेशन आगे मार्च करती है, टेक्नोलॉजी का प्रवेश करेगा, नगरीय सिविलाइजेशन बनने लगता है, तब अन्न का मांग घटने लगता है, डेयरी का मांग ऊपर आता है, मीट मांस का ऊपर आता है, कॉटन का ऊपर आता है, कैश क्रॉप्स का ऊपर आता है, मूंगफली का ऊपर आएगा, तिलहन का आएगा, इसका डिमांड बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे भारत में नगरीकरण, औद्योगिकरण का क्या प्रवेश हुआ, वैसे वैसे कृषि किन भागों पर ज्यादा वृद्धि करने लगी। 100 माइनस, चाहे व्हाइट रिवॉल्यूशन हो, कैश क्रॉपिंग किधर है बताओ, कैश क्रॉपिंग किधर है। 100 माइनस। फसल से सीधे सीधे क्रॉप को बेचिए बाजार में और कैश क्रॉप मिलेगा। तो 100 प्लस का अपना सिग्निफिकेंस है, 100 माइनस का अपना सिग्निफिकेंस है, कोई कम और ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कहीं पे ज्यादा वर्षा है तो ज्यादा महत्व है, ऐसा नहीं है। हालांकि पॉपुलेशन कंसंट्रेशन उधर ज्यादा है। अब आइए इस मैप को पूरा करते हैं। 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा को आपने अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे इस पॉइंट से 1, 2, 3 निकालो। 20, 40, 60 और ये हो जाएगा 80। 20, 40, 60, 80। यहां रेनफॉल इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी लेह लद्दाख, अक्साई चीन सबसे कम रेनफॉल, और जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं रेनफॉल बढ़ते चला जा रहा है। यहां ये 3 पॉइंट पकड़िए, गुजरात का ये 3 पॉइंट पकड़ लीजिए। तो ये जो पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है और ये जो तीसरा पॉइंट है, तो ये है तुम्हारा 20, 40, 60। तो बीच वाला क्या हो गया 80। यानी यहां है 20, 40, 60 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। ये क्या हमारा है 100 सेंटीमीटर। और यहां पर नॉर्थ बिहार से लेकर के एक लाइन यहां पे लेंगे तो ये हो जाता है असम बेसिन 150, और सिक्किम और अरुणाचल और नागालैंड को यहां ले लेंगे तो बीच में ये हो जाएगा 200, और नागा हिल से इधर जाओगे तो हो जाएगा 250। अब क्या करना है कि ट्रेंड आप देख सकते हो कि हम अगर राजस्थान से लेकर के इस भाग तक ट्रेंड लेंगे तो रेनफॉल इधर बढ़ रही है ना, रेनफॉल की मात्रा बढ़ रही है पश्चिम से पूर्व की ओर। एकदम बिल्कुल 20, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250। इसको ड्रॉ करो। अब देखो ये ऐसा मैप है कि इसमें तुम प्रिडिक्ट भी कर सकते हो कि किस भाग में कौन सा क्रॉप होगा। तो हमारा पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी इस मैप के अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंडेंट है। पूरा का पूरा वनस्पति क्षेत्र, भारत का वनस्पति, भारत का फॉरेस्ट रिसोर्स, भारत का पर्यावरण, पर्यावरणीय संकट, बाढ़, सूखा, फसलों का वितरण, सब कुछ इस पे डिपेंडेंट है। इसलिए इस मैप को एक पैंसी या एक रामबाण की तरह इसको सीख करके रखना है।
ये हमारा 100 था। अभी देखो ये दूसरा लाइन मैंने यहां पर लिया, ये है हमारा 200, और इसी में तीसरा लाइन ले लेते हैं ना, येलो कलर से लेते हैं। तीसरा लाइन अगर हम यहां पर इस तट के भाग पे लेंगे तो ये है हमारा 300 सेंटीमीटर्स वाला जोन। यानी मालाबार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ है वो मैंने लिखवाया भी है, इसके माध्यम से आपको दर्शाया भी है। अब आइए, ये है हमारा दक्कन के पठार का ये शुष्क वाला भाग। तो ये जो सेक्टर है इसमें 60 है, और इसके अंदर का जो एरिया है ये पूरा, ये और भी कम हो जाता है, ये 40 है। तो 40, 60, अब इसके बाहर क्या है 80, यहां पर क्या है 80, कृष्णा गोदावरी डेल्टा पर क्या है 80, नर्मदा तापी बेसिन ये सब क्या है, सतपुरा का जो भाग है ये सब 80 है, 80 वाला एरिया है। यहाँ पर 200 से 250 सेंटीमीटर रेनफॉल है लक्षद्वीप में, और अंडमान में 300 सेंटीमीटर प्लस रेनफॉल है। 300 सेंटीमीटर रेनफॉल का 2 पॉकेट है, 250 का पॉकेट्स भी देख लो। और अगर हम लोग पश्चिमी तट पर आते हैं, नीचे आते हैं दक्षिण भारत में, तो यहाँ का ट्रेंड है कि वर्षा कृष्णा गोदावरी से अगर हम यहाँ ले लें तो वर्षा पूर्व से ईस्ट से वेस्ट की ओर, ईस्ट से वेस्ट की ओर वृद्धि कर रही है, ईस्ट से वेस्ट की ओर वृद्धि कर रही है। बीच में 40-60 का एक पॉकेट आता है, लेकिन फिर भी इन जनरल देखोगे तो वृद्धि कर रही है। ऊपर का ट्रेंड पूर्वी उत्तरी भारत का और दक्षिणी भारत का ट्रेंड दोनों अलग है। ये मैप जैसे ही ड्रॉ हो जाए लिखो। ओके, डन। चलो इस पे आधारित कुछ प्रश्न, कुछ एक्सरसाइज करते हैं और जितना जल्दी हो सके जवाब देना। बताओ, इस मैप के अनुसार मालवा पर
वर्षा की कितनी संभावना है? मालवा पर वर्षा की कितनी संभावना लग रही है? ऐसे करना है कि कुछ रटना ना पड़े। अब हमने आपको पढ़ाया, आपको रटना पड़ गया तो फिर बेकार ही है। बताओ जल्दी। कितना लिखा? 70 to 80 बिल्कुल सही। 60 to 80 बिल्कुल सही। बहुत सुंदर। अब ये बता दो कि उत्तरी मालाबार में कितनी वर्षा संभावित होगी? उत्तरी मालाबार में एक्सरसाइज करना है ये। दो 200 से 300 दीपक कुमार। दो 200 से 300 बिल्कुल सही है। मैप में सामने दिख रहा है। टू 250 भी लिख सकते हो। चलिए ये बताइए, तेलंगाना के पठार पर कितनी वर्षा होगी इस मैप को देखने के बाद? तेलंगाना के पठार पर कितनी वर्षा होगी? $60 to 80, 40 to 60 दीपक का बिल्कुल सही है। 40 to 60 तेलंगाना के पठार पे। मैंने देखो पूरा एरिया कवर किया हुआ है 40-60 से। उसके इधर आओगे तो आंध्रा प्लेन सब आ रहा है ना,
वो कृष्णा गोदावरी बेसिन को सिर्फ छोड़ा हुआ है। नॉर्दर्न तेलंगाना में जरूर होगा 80, नॉर्दर्न तेलंगाना में 80 है, 80 से 90 है, लेकिन बाकी सारे तेलंगाना में 40 to 60 है। बताओ साउदर्न काठियावाड़ में कितना है? साउदर्न काठियावाड़ में कितना है? साउदर्न काठियावाड़ में 60 to 80, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लाइन साफ दिखा रहा है कि साउदर्न काठियावाड़ को मैंने नीचे छोड़ दिया है और 60 की रेखा ऊपर जा रही है। उत्तरी काठियावाड़ में 60, कच्छ में 40, पश्चिमी राजस्थान में 20, चालीस और 60 गलत, 60 से 80 आएगा। मैंने नोट्स में भी 75 सेंटीमीटर रेनफॉल लिखवाया हुआ है। थोड़ा डीप अध्ययन करो। ये बताओ असम, नहीं पहले बताओ शिलोंग के पठार पर कितना दिख रहा है? शिलोंग के पठार पर कितना है? शिलोंग के पठार पर 150 है। बस एक क्वेश्चन का और जवाब दे दो कि वर्षा नागा हिल्स के पूर्व में ज्यादा है या पश्चिमी भाग में ज्यादा है? नागा हिल्स के पूर्व में या पश्चिम में? वेस्टर्न पार्ट में ज्यादा है।
कोई लिख रहा है वेस्टर्न में ज़्यादा है, कोई लिख रहा है पूर्व में। पूर्व में ज़्यादा है, लाइन से साफ दिख रहा है कि पूर्व में ज़्यादा है। अराकान युमा और नागा हिल्स के बीच में ज़्यादा रेनफॉल है, नागा और असम के बीच में उससे कम रेनफॉल है। ध्यान से देख लो कहाँ कहाँ 250 प्लस है, कहाँ कहाँ 200 है, कहाँ कहाँ 150 to 100 वाला है, क्योंकि वनस्पति पे एक चर्चा करने वाले हैं। लिखो, वनस्पति एवं वर्षण का औसत मासिक वर्षा के अंतर संबंध। ये जो आज का वीडियो है और कल का जो हमने वीडियो बनाया था, क्लास लिया था आपका, ये दोनों ही अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। इसी पेज पे ड्रॉ करते हैं, वनस्पति का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये आपको दिखाते हैं। तो पहले वनस्पति के वर्ग को बना लिया जाए। तो पहला है हमारा सदाहरित, फिर है अर्ध सदाहरित, आर्द्र, मॉनसूनी वनस्पति या इसी को आर्द्र पर्णपाती भी कहते हैं, शुष्क मॉनसूनी या पर्णपाती भी एक प्रकार का है। पांचवा है सवाना समतुल्य, छठा है हॉट स्टेपी, हॉट स्टेपी वनस्पति, सातवां होगा जीरोफाइट यानी मरुद्भिद, मरुद्भिद वनस्पति। आठवां होगा तुम्हारा एक मैंग्रोव्स है, और माउंटेन वनस्पति को हम लोग अलग से बांट लेंगे। ओके, सदाहरित 250 प्लस जहां भी रेन है वो सदाहरित है। 200 से 250 जहां भी मिल रहा है वो सब अर्ध सदाहरित होगा। आर्द्र मॉनसूनी का मतलब है 100 प्लस जहां भी रेन है आर्द्र मॉनसूनी है। मेनली 150 अगर होगा तो ये निश्चित रूप से आर्द्र मॉनसूनी या पर्णपाती वन है। शुष्क का मतलब है 80 से 60 से, भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये 60 से 100 तक शुष्क पर्णपाती हो जाता है। सवाना हो जाता है 40 से 60, और हॉट स्टेपी हो जाता है 20 से 40। जीरोफाइट है लेस देन 20 सेंटीमीटर रेनफॉल में होगा। और मैंग्रोव तो तटीय है, लेकिन जहां भी ये है तट पर रेनफॉल 100 प्लस तो है ही है। 100 प्लस रेनफॉल मैंग्रोव्स में भी जरूर होता है। वैसे तो समुद्र के बात करेंगे, मैंग्रोव्स पे डिटेल से बात करेंगे।
वर्षा से संबंध है, शुष्क पर्णपाती है। इसमें 60 से 80 मैंने आपको लिखवाया है। अब इसमें भी दो प्रकार होता है, जो आगे हम डिटेल बता देंगे आपको। एक होता है ट्रॉपिकल थॉर्न, ये होता है 60 से 80 के बीच में ट्रॉपिकल थॉर्न होता है, जिसमें कुछ शुष्क पर्णपाती वन भी होंगे और झाड़ियां भी होती है, वो ट्रॉपिकल थॉर्न कहलाता है। तो ट्रॉपिकल थॉर्न वनस्पति 60 से 80 होता है। ट्रॉपिकल थॉर्न में क्या है, कटीली झाड़ियां भी होंगी और शुष्क पर्णपाती वृक्ष भी होंगे। इस लिस्ट को बनाओ, फिर आपसे हम क्विज करते हैं। ओके, डन। तो मुझे ये बताओ कि पूर्वी असम बेसिन में कौन सा वनस्पति होगा? सेमी एवरग्रीन गलत है। 150 ही तो शो हो रहा है। सेमी एवरग्रीन हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मॉइस्ट डिसिडुअस है। देखो ध्यान से, पूर्वी असम बेसिन की बात की जा रही है ना। सेमी एवरग्रीन होगा, लेकिन वो असम का एकदम से उत्तर पूर्वी भाग हो जाएगा। बताओ, नागा हिल्स के पश्चिमी ढाल पर और पूर्वी ढाल पर क्रमशः कौन से वनस्पति होंगे? आज मैसेज आप लोगों का बहुत ज़्यादा आ रहा है और बैच स्ट्रेंथ काफ़ी है, तो एक ही दो का देख पा रहे हैं, बाकी निकल जा रहा है। आज लाइव काफ़ी लोग दिख रहे हैं मुझे। सेमी एवरग्रीन बिल्कुल सही। शिलोंग के पठार पर क्या है? शिलोंग के पठार पर क्या है? इसी तरह से
हॉट स्टेपी कहाँ मिलेगा? हॉट स्टेपी कहाँ है? सवाना कहाँ है? ड्राई डेसिडुअस कहाँ है? कितना बड़ा एरिया में फैला हुआ है? दंडकारण्य पे क्या होगा? रांची पठार पे क्या होगा? सब देखो ध्यान से, वनस्पति का वितरण ध्यान से देखो। एक और इसमें तुम ऐड कर सकते हो, नंबर 9, ये होता है शुष्क सदाहरित। ये होता है जहां विंटर टाइम रेन होगा, और ये रेन लगभग 100 सेंटीमीटर का होगा, वहां शुष्क सदाहरित होता है। भारत के वनस्पति के वितरण को इस मैप के आधार पर समझा जा सकता है। वनस्पति और वर्षण का लिंक है, उस लिंक को बैठो, एनालिसिस करो। नया विषय तो आज हम लेंगे नहीं, 10:40-45 तो हो ही गया है। कल मिलते हैं नए विषय के साथ।